नमस्कार। जैसे कि आज फिर आप आपके साथ बीच उपस्थित हैं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे कोचिंग की ऐसे कोहिनूर को मिलाने के लिए लाया हूं जिसे शायद आपकी मैं मानता हूं कि जिसे अपनी एक अलग ही इसकी पहचान है और उसे किसी अलग पहचान की जरूरत भी नहीं है। रवि कुमार हैं राड़गना से, आगे अपना बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे आपके सामने। नमस्ते सर, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं गांव राड़गना से बिलोंग करता हूं और मैंने जो भी अपनी प्रिपरेशन की है वो सब यहीं से की है, सोम आर्मी एकेडमी से ही की है। और यहाँ का जो यहाँ के ओनर हैं, डायरेक्टर सर हैं गौरव सोम सर, इनके नेतृत्व में तैयारी की है। बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिपरेशन कराई है। बहुत ही अच्छी बात है। और अब रवि आप बताइए, सबसे पहले आपका सिलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है, किस तरीके से हुआ है आपका सिलेक्शन, अपनी जर्नी जो है अपनी उस जर्नी के बारे में हमें बताइए। जी, मैं बताऊं अपने बारे में। मैंने 12th की थी। 12th के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करके प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाऊं या फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूं। तो जो मेरे पापा जी थे उनका मन था कि मैं बीटेक करूं। मैंने एग्जाम भी दिया था यूपीटीयू का, उसके थ्रू मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था बीटेक के लिए। लेकिन जो मेरा मन था, मतलब मेरी अंतरात्मा जो कह रही थी, वो मन ये था कि मैं गवर्नमेंट क्षेत्र में जाऊं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करूं। तो इसलिए मैंने बीटेक का ऑप्शन नहीं चुना, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में आया। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, जो XY ग्रुप के एग्जाम्स होते हैं, उसमें एग्जाम्स दिया। लेकिन किसी कारण से क्वालिफाई नहीं हो पाया, थोड़ी किस्मत की वजह से भी, और थोड़ा प्रिपरेशन शायद उस तरह की नहीं हो पाई जिस तरह की जरूरत थी। तो इस वजह से मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद 1 साल के बाद फिर मैंने जो तैयारी की वो SSC एग्जाम्स की तैयारी की। तो SSC एग्जाम्स की जब तैयारी की तो बेसिक्स जब स्टार्ट करना था तो मुझे काफी टफ लग रहा था, क्योंकि जो एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम होता है उसका सिलेबस अलग होता है और जो SSC का और इनका एग्जाम्स का सिलेबस होता है वो उससे डिफरेंट होता है। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन फिर मुझे गौरव सर मिले, इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। उस टाइम पे SSC GD के एग्जाम्स थे। सबसे पहले मैंने SSC की तरफ से जो एग्जाम फॉर्म फिल किया वो SSC GD का किया था। तो उसके लिए सर ने बैच चलाया हुआ था कोचिंग में, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मतलब इतने अच्छे से मेरा बेसिक्स तैयार कराया। जो चीज मुझे बहुत टफ लग रही थी वो बहुत आसान लगने लगी यहाँ से पढ़ने के बाद। उसके बाद मैंने सबसे पहले SSC GD का एग्जाम क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, लेकिन मेडिकल में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन फिर मुझे भैया ने बहुत अच्छे से गाइड किया। इन्होंने बताया कि कोई नहीं, ये तो किस्मत की वजह से होता रहता है, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू कराई, मुझे मोटिवेट किया आगे की चीजों के लिए। मैंने फिर से प्रिपरेशन अपनी दुगने स्टेमिना के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की। और उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्जाम क्वालिफाई किया और SSC GD का वैकेंसी आई। फिर दोबारा से SSC GD का एग्जाम क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया और इस बार मेडिकल भी क्वालिफाई किया और CISF में सेलेक्ट हुआ हूं मैं। मेरी अब ज्वाइनिंग है 5 तारीख को CISF में। अच्छा, तो रवि इससे अलग आप बताइए, फिलहाल आपका कहाँ कहाँ नंबर डला हुआ है? मतलब गवर्नमेंट जॉब में मैंने भी ऐसा सुना है और देखा भी है कि केवल SSC GD या CISF ही नहीं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपके फिलहाल क्वालिफाई हैं। जी, उसके बारे में जरा बताइए। जी, मेरे 4-5 एग्जाम क्वालिफाइड हैं। जब मैंने सबसे पहले मैंने CGL SSC GD के बाद CGL प्रीलिम्स दिया था, मेरा वो भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ पिछली बार, लेकिन टाइपिंग की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और इस बार भी CGL प्रीलिम्स भी क्वालिफाइड है और अब मेंस है आने वाली 25 तारीख को। और CISF में भी सिलेक्टेड हूँ। और दिल्ली मैंने एक एग्जाम दिया था, दिल्ली पुलिस AWO TPO की जो वैकेंसी है, मैं उसमें भी सिलेक्टेड हूँ। और फिलहाल CPO का एग्जाम दिया है रिसेंटली, उसमें भी आंसर की आई है, उसमें भी काफी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और उसमें भी जहां तक सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो रिसेंटली FCAT का रिजल्ट आया है, FCAT में भी मैं सिलेक्टेड हूं, उसका इंटरव्यू है। बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से आपने बताया बहुत ही खुशी होती है जब इस तरीके का स्टूडेंट इस तरीके से, मतलब ये मानिए कि आप नौकरी नहीं, ये तो नौकरी का पूरा गुच्छा उठा के लेके आया है भैया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें से जो अच्छा लग रहा है वो चूज कर लो। आज इनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ऐसे कोहिनूर कम ही देखने को मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोचिंग का कोहिनूर है जो इस तरीके से सेलेक्ट हो गया है, जो एक नहीं आज के टाइम पे 5 नौकरियां, वो कहते हैं ना कि नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आज नौकरियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उल्टा नौकरियां पीछे भाग रही हैं। तो जरूरत है तो
सिर्फ अपने आप को तराशने की, एक गोल पे फोकस करने की, और सबसे पहले वो अपने आप को तराशा जाता है। देखिए, गोल पे फोकस करना तो बाद की बात है। एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके सामने लेके आया हूं अभी, मेरे ध्यान आ गई, तो तराशने की बात को लेकर एक मूर्तिकार था। नॉर्मल कहानी सुनना, छोटी सी कहानी है, हो सकता है थोड़ा सा मोटिवेट हो आप उससे। एक नॉर्मल मूर्तिकार था और उसके पास में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, क्योंकि पत्थरों की तराश तराश के वो मूर्ति बनाता था। ठीक है जी। तो उसने क्या काम किया, एक पत्थर को लगा, मतलब एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, तो आप सुनिए आराम से। तो एक पत्थर को लगा कि यार मुझे चोट नहीं खानी, ये जो छेनिया हथौड़ी लेकर जो बनाता है, ये मुझे चोट नहीं खानी बिल्कुल भी। तो उसने क्या काम करा, उसने मूर्तिकार से कहा कि मुझे चोट नहीं खानी, मैं चोट नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल भी चोट नहीं खानी है। तो मूर्तिकार ने क्या काम करा, उसको उठाया और उठा के एक साइड में रख दिया, और जो दूसरे पत्थर थे उनके सबका तराश तराश के किसी देवी देवता की सबकी मूर्ति बनानी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि कस्टमर आते रहते थे, मूर्तियों को लेके जाते थे। ऐसे ही एक कस्टमर आए, एक मूर्ति को लेके चले गए, मूर्ति को लेके गए। अब उन्होंने देखा कि यार ये पत्थर जो है हमें पड़ा हुआ है, जैसे कि मान लिया कि शिव मंदिर में एक शिवलिंग होता है, शिवलिंग के बराबर में एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे नारियल फोड़ते हैं और शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। अब वो कस्टमर ने देखा कि यार एक काम करो, तुम एक शिवलिंग भी ले लिया हमने, मूर्ति भी ले ली, और एक इस पत्थर को और ले लो। इस पत्थर, ये पत्थर काम आएगा किसके, नारियल फोड़ के चढ़ाने के। बात सही है भाई। अब क्या कहा, देखो जो पत्थर तराशे हुए थे सबके देवता की जगह स्थापित हो गए, और वो जो पत्थर जो था वो कहां पे स्थापित हुआ, शिवलिंग के बराबर में, जिसपे नारियल, जिसका काम था केवल नारियल फोड़ने का। अब देखिए, सबसे पहली बात, जिस इंसान ने अपने आप को तराशा था, जिस पत्थर ने अपने आप को तराशा था, मतलब मूर्तिकार ने उन्हें तराशने के बाद उनकी स्थिति कहां पहुंच गई आज देवताओं पे, और वो पत्थर क्या है, उस पत्थर पे आज भी क्या हो रहा है, नारियल ही फोड़े जा रहे हैं। कहने का मतलब चोट तो उतनी खा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को तराशने के बाद में देवताओं पे स्थापित हुए, और वो पत्थर कहां पे स्थापित हुआ, केवल नारियल फोड़ने के काम आ रहा है। और अब क्या होगा, काम ये होगा कि वो जब तक वो पत्थर है, जब तक उसको नारियल ही फूटने हैं उसके सिर पे। बात सही है, वो देवता तो बन नहीं सकता, अब उसके सिर पे क्या होना है, केवल नारियल फूटने हैं। ठीक है। तो मैं भी केवल आपसे यही बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले जरूरत है अपने आप को तराशने की। तो सबसे पहले मेहनत करिए अपने ऊपर, अपने आप को तराशिए, उसके बाद गोल देखिए, तराशने के बाद कि भाई हाँ मुझे ये फील्ड है, मुझे इसी फील्ड में जाना है, और उसी तरीके से फिर अपनी तैयारी को शुरू करिए। सर ने बहुत अच्छी बात कही है, और यही आजकल हम आप लोग और हम सब देख सकते हैं कि अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी बहुत ऐशो आराम में जाएगी, और अगर आप कुछ टाइम, थोड़े टाइम मेहनत करनी है, और एंजॉय तो पूरी लाइफ का है, लेकिन अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम अगर आप एंजॉय में गवा देंगे, तो फिर आपको पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, सेम उस पत्थर की तरह, जैसे सर ने बताया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सभी लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि जो मेरी लाइफ के, सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, और कोई ना कोई हीरो होता है जो उसको गाइड करता है। तो मेरी लाइफ का अगर मैं आपको बताऊं, एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं सबसे पहली बार SSC में मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हुआ था। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मुझे सर ने मुझे गाइड किया। मैं समझता था कि मैं बस SSC लायक ही, या बस इन्हीं नौकरी के लायक हूं, लेकिन सर ने मुझे गाइड किया, जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, जितना मैं कर सकता हूं, वो मुझे सर ने बताया, मेरे को पहचान के बताया कि इन्होंने कि नहीं, तू CGL CPO और अच्छे एग्जाम्स भी निकाल सकता है। सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मेरी लाइफ के जो हीरो हैं वो सर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं कहां तक जा सकता हूं, मेरी लिमिट क्या है। सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और आप सभी लोगों से भी मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको बाकी सब चीजों को छोड़ देना है कुछ ही टाइम के लिए, बस 1 या 2 साल मेहनत करनी है, उससे आप सक्सेस हो जाओगे, फिर पूरी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। अभी फिलहाल आप सभी से को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, जो भी चीजें हैं, उनको साइड करके बस फोकस करें अपनी स्टडी पे, और कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करें, रेगुलरिटी बनाए रखें हमेशा। वेरी गुड। इसी से आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे आने वाले। इतनी अच्छी बात कही है, तो कोई भी एक मैसेज इन बच्चों के लिए जो देना चाहते हो आप जी, ये बच्चे भी उस मैसेज को लेके भाई अपने आप को मोटिवेट कर सके और उसके बाद सफल हो। जी, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मैं मानता हूं, अक्सर टीचर्स भी बोलते हैं कि आपके माता पिता से बड़ा मोटिवेशन और कोई कुछ नहीं होगा। वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे, आप ये सोचिए, वो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं किस लिए, आपके लिए। तो क्या आपका ये हक नहीं बनता क्या कि आप उन्हें वो खुशी दें जिसके वो लायक हैं, जिसे वो चाहते हैं।
वो क्या चाहते हैं, आपका सिलेक्शन हो। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जब भी आप डिमोटिवेट हो तो तभी अपने माँ बाप के बारे में सोचें, उनकी कंडीशन सिचुएशन के बारे में सोचें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखें। चलिए देखिए कितनी अच्छी बात जो इन्होंने कही है, वास्तव में ही मैं मानता हूं कि इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ हो भी नहीं सकता। सीधी बात यह है, अगर जो आप देखेंगे किस स्थिति में पापा ने मम्मी ने हम लोगों को लाके यहाँ पे कोचिंग में खड़ा किया है, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, हमारी फीस भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से भर रहे हैं, किस तरीके से भर रहे हैं। असलियत तो सच ये है कि घर की असलियत तो वो हमारे सामने आने नहीं देते कि भाई हमारा घर असलियत में है कहाँ स्टैंड कर रहा है। बस यही चीज है उनके मन में कि चल किसी तरीके से कामयाब हो जाए, किसी भी तरीके से कामयाब हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। यही सोच के वो लोग हमें कोचिंग में भेजते हैं। जब कोचिंग में भेजते हैं तो हमारा भी ये अधिकार है भाई उस चीज को, उनकी बात को फुलफिल करें, हम उनके सपनों को फुलफिल करें, ठीक है ना। तो इससे अच्छा मोटिवेशन शायद कुछ हो भी नहीं सकता। अब रवि यहाँ पे आए हैं तो अब हम उनका सम्मान भी करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही करते रहे। अभी तो आगे बहुत अच्छी जर्नी है। मान लिया कि इनमें से CGL या फिर कोई सा भी एग्जाम में क्वालिफाई इनका हो ही चुका है तो उसमें किसी में भी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद PCS है, IAS है, तो अगर जो मौका मिलता है तो ये आगे भी बढ़ने का, मैं तो यही कहूंगा कि आगे बढ़ने का मौका मिले इन्हें, और ये एक बार फिर से दोबारा यहाँ पे आगे खड़े हों तो एज ए PCS या एज ए IAS ही आके यहाँ पे खड़े हों, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। ये बहुत अच्छी बात है जो सर से मुझे सीखने को मिली है। इन्होंने जो मुझे सिखाया है कि कभी भी रुको मत, कभी भी सेटिस्फाइड मत हो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, जर्नी को अपनी कंटिन्यू रखो, चाहे सिलेक्शन भी हो जाए उसके बाद भी निरंतर प्रयास करते रहो। ये सर से सीखने को मिला है मुझे, और मैं भी अपने लाइफ को हमेशा ऐसे ही रखूंगा, कंटिन्यू हमेशा बनाए रखूंगा अपनी स्टडीज को। वेरी गुड। तो आज मुझे लगा है कि आपसे काफी मोटिवेशन मिला होगा आपको सोनू से मिलके जरूर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आगे अपने आप में एक सपना देखें कि एक दिन ऐसा आपके सामने भी जरूर आए कि आप भी यहाँ आगे खड़े हो इस लड़के की तरह, और आप भी मुझे आगे कहें कि सर मेरा 1 नहीं 2 नहीं मेरे 5 एग्जाम क्वालिफाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपके।